ब्रिटेन में पहली बार कोई भारतवंशी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है और उसमें कई भावनात्मक पहलू भी जुड़ते हैं कि भारत और ब्रिटेन दोनों के अंदर कि इस देश ने भारत को लगभग 2 सदी से ज़्यादा वक्त तक परतंत्र रखा था, अपने अधीन रखा था। हम ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए आज़ादी हासिल किए थे। उसमें असंख्य बलिदान हुए थे। 1857 से मान लीजिए और 1947 तक 90 वर्षों का लगभग का संघर्ष भारत का था अंग्रेजों से मुक्ति के लिए। तब जाके ये मुक्ति यज्ञ फलवती हुआ। आज देखिए समय ने कैसी करवट ली, कैसा परिवर्तन हुआ। समय का चक्र है कि ऋषि सुनक नाम का एक 42 साल का नौजवान अंग्रेजों के मुल्क का प्रधानमंत्री होने जा रहा है। ऋषि का परिवार के पूर्वज गुजरेवाला में रहते थे, जो विभाजन से पूर्व भारत का ही हिस्सा था। विभाजन के बाद स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। धर्मनिष्ठ हिंदू हैं ऋषि, क्रियात्मक हिंदू कहिए उनको। हिंदू रीति रिवाजों को पूरी आस्था और सम्मान के साथ क्रियान्वित भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मन से हिंदू हैं और तन से नहीं, मन और तन दोनों से। ये भी एक प्रसंग है। तो भारत के लिए जो तमाम गौरव के क्षण आए, और वो ये खबर भी तब आई जब भारत दिवाली मना रहा था। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास और लंका विजय के बाद अयोध्या आने पर जो पर्व भारत ने आरंभ किया, हम उसको मना रहे थे। अयोध्या जी में प्रधानमंत्री थे। एक वैश्विक छवि वाला दीपोत्सव चल रहा था। क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली की टीम पाकिस्तान को रौंद रही थी। और तभी खबर आती है कि अब अंग्रेजों के मुल्क में ऋषि का राज। कई बार प्रकृति देने पर आती है तो आपको सब तरफ से सुखद समाचारों से आच्छादित कर देती है। दिवाली पर यही हुआ भारत के साथ। लेकिन आप जानते हो, ये अपना देश भी महान है। इसमें कोई भी गर्व करने वाला समाचार आए, कोई भी आत्मसम्मान बढ़ाने वाला खबर आए, भारत का मान, मन, प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाला कोई समाचार आए और उसमें कोई खुटपैंच नहीं हो, कोई काला टीका नहीं लगे, ऐसा कैसे संभव है? इसके लिए पूरी प्रजाति है भारत में एक, जिसका पास सिर्फ यही काम है कि अच्छा कुछ शुभ हुआ, भारत के गर्व करने लायक कोई घटना घटी, बोले इसमें एक काला टीका लगाओ। उनके पास काम ही है। तो एक नया फंडा आया, एक नया शोषण छोड़ा गया कि ब्रिटेन में हुआ अच्छा हुआ, लेकिन भारत कब सीखेगा ब्रिटेन से? और भारत अल्पसंख्यक को कब बनाएगा प्रधानमंत्री? ये मुख्य पद पर कब बैठाएगा? इस मांग में जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती से लेके और कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर और बसपा के सांसद उत्तर प्रदेश के वहाँ तक, यानी कहाँ नाना प्रकार के मुंडे मुंडे मतरभिन्ना सब शामिल हो गए। टीएमसी वाली वो क्या नाम है उनका, महुआ मोत्रा सांसद, वो भी शामिल हो गए। तो मुझे लगा ना इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो विघ्न संतोषी समाज है भारत का,
इसको तथ्यों के साथ उत्तर देना चाहिए। तो मांग हुई कि भारत अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कब बनाएगा, ब्रिटेन से सीखते हुए। मैं इस बहस की शुरुआत करूं, मेहमानों से परिचय कराऊं, पैकेज दिखाऊं, स्टोरी, उससे पहले इसका बेसिक एक उत्तर दे देता हूं, बाकी बहस में बात होगी। भारत को किसी ब्रिटेन से सीखने की जरूरत नहीं। भारत ने, ब्रिटेन ने तो अब ये समझदारी दिखाई। भारत ने ज्ञानी जेल सिंह को राष्ट्रपति बनाया, वो अल्पसंख्यक थे। भारत ने 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री रखा, वो अल्पसंख्यक। भारत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस अल्पसंख्यक समाज से बनाए। भारत ने सेना के विभिन्न अंगों के प्रमुख अल्पसंख्यक समाज से बनाए। भारत के कई राज्यों में गवर्नर और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समाज से रहे। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? ये सवाल है। इसलिए मैंने कहा ये विघ्न संतोषी समूह अर्थहीन तर्क लेकर आता है। जिनके पांव नहीं होते, सिर्फ गला होता है, वो शोर मचाते हैं, चल नहीं पाते। इसलिए मुझे बहस के लिए आना पड़ा इस विषय को लेकर। अन्यथा ठीक है, सोनक को कमान मिल रही है, अच्छी बात है। भारत में घमासान नहीं होता तो मैं इस विषय पर चर्चा नहीं लाता। लेकिन मुझे लगा नहीं, इतिहास में तथ्य सही जाने चाहिए, क्योंकि तथ्य पवित्र होते हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है, जिससे ये जो प्रजाति है ये बहुत चतुराई के साथ बच के निकल गई, विघ्न संतोषी ब्रिगेड, कि भाई क्या बड़े पदों पर धर्म के आधार पर नियुक्तियां होंगी, मनोनयन होगा? नहीं ना। ब्रिटेन में भी ऋषि का सांसदों ने जो चयन किया प्रधानमंत्री के रूप में, जो उनको सांसदों के समूह में बहुमत हासिल हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि वो हिंदू हैं और बर्तानिया कोई इतिहास लिखना चाहता है इसलिए बोले चलो भाई अब की इसी को बना दो ऋषि को। इसलिए नहीं। ऋषि के परिवार का 3 पीढ़ियों का संघर्ष है। ऋषि की अपनी योग्यता है, क्षमता है, और उस क्षमता के और योग्यता के तमाम इम्तिहान उन्होंने उस देश में पास किए, इसलिए आज ये स्थिति है। इसमें हिंदू मुसलमान का मसला कैसे आ गया, ये भी एक सवाल है जो बहुत चतुराई से टाल दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं ये प्रजाति ही ऐसी है कि इसको बस पता लग जाए कि भैया कहीं भारत के लिए कुछ अच्छा हुआ, बोले चलो काला टीका लगाएं चल के, कोई लेना देना नहीं। क्या ब्रिटेन ने ऐसा कहा कि ऋषि को इसलिए बना दिया कि ये हिंदू है? नहीं ना, वो अपनी योग्यता से बने, सांसदों के चयन से बने, एक। और दूसरा, भारत की एक श्रृंखला रही है जिसमें देश की सबसे बड़ी कुर्सी जो राष्ट्रपति की है उस पर अल्पसंख्यक बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे, और बाकी तमाम कुर्सियों पर तो बैठते ही रहते हैं। शशि थरूर और चिदंबरम जैसे बड़े कद के नेताओं को इस मसले में भारत को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी कि बर्तानिया से भारत कब सीखेगा? क्या इतिहास वो लोग, ऐसा तो है नहीं, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं, वो इतिहास भी जानते हैं, वो कसौटी भी जानते हैं ऐसे पदों की, और वो ये भी जानते हैं कि ऋषि वहां अगर चुने गए हैं सांसदों के द्वारा तो इसलिए नहीं चुने गए कि उनके पुरखे गुजरेवाला से गए थे, और इसलिए भी नहीं चुने गए कि वो हिंदू हैं। बाकी सबके नाम तो आ ही गए। आज दिन भर चैनल्स में, सोशल मीडिया में मेरे दिमाग में एक और उदाहरण आया। जवाहरलाल जी की पहली कैबिनेट में, भैया रुक जाओ, धैर्य रखो नसीम भाई, जवाहरलाल जी की पहली कैबिनेट में पहले 5 मंत्रियों में मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद केवल अल्पसंख्यक ही नहीं थे, वो जन्मे भी मक्का में थे, भारत से बहुत दूर। उनको बना दिया, 11 साल वो भारत के शिक्षा मंत्री रहे, और उसके बाद हम भारत ने उनको भारत रत्न दिया, और उसके बाद तो फिर हिदायतुल्लाह से लेके तमाम लोग तमाम बड़े पदों पर, जाकिर हुसैन मंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे,
फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, मनमोहन सिंह, सब आप जानते ही हो। राव साहब फिर ये रट्टा थरूर और चिदम्बरम क्यों लेके आए कि भारत इंग्लैंड से सीखे? दो सवाल है। अव्वल तो किसी बड़े पद पर धर्म के आधार पर चयन नहीं हो सकता, ना हमारे यहाँ होना चाहिए ना कहीं और होना चाहिए। ये दुनिया का एक उसूल है। ठीक भाई, देश चलाने के लिए धर्म देख के थोड़ी ना कुर्सी पर ढाल देंगे कोई। दूसरी बात जिसको हम बोलते हैं कि इंक्लूसिवनेस, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी देश से इंक्लूसिवनेस सीखनी है। मैंने इतने उदाहरण गिना दिए। ठीक, लास्ट में अभी कलाम साहब रह के गए राष्ट्रपति, तमाम क्रिश्चियन देश के तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स रहे। कोई अल्पसंख्यक बता दीजिए वर्ग जो कहीं भारत में किसी महत्वपूर्ण पद पर आजादी के बाद से अब तक नहीं रहा हो। तो भारत को सीखने की जरूरत है क्या? पहली बार ब्रिटेन ऐसा कर पाया किसी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री। भारत तो राष्ट्रपति बना चुका है दो तीन बार और 10 साल प्रधानमंत्री रखा। भारत क्यों सीखे? मैं नहीं समझ पा रहा कि तकलीफ किस बात पर है। क्या तकलीफ इस बात पर है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के क्यों हैं? क्या तकलीफ इस बात पर है कि ऋषि सुनक हिंदू हैं और हिंदू मतलब हिंदू रिचुअल्स को पालन करने वाले हिंदू हैं, केवल मन में मानने वाले नहीं, पालन करने वाले। ठीक, इस्कॉन के साथ उनका बहुत लंबा रिश्ता रहा। एक सुनो भाई, मैं आ रहा हूं। या तकलीफ इस बात की है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। मैं दूसरे बात पर कहूं अरविंद जी, इसी यही सवाल है कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जाती, सुषमा जी, उमा भारती और अपने उनके साथ 10-5 लोग और भी अगर मूड मुड़ा लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लीजिए मेरी बात, 1000-2000 लोग भी मूड मुड़ा लेते तो भी सोनिया जी की सेहत पर फर्क नहीं बनता, वो प्रधानमंत्री हो जाती। अगर जिसकी ओर इशारा विक्रम राव साहब कह रहे थे, अगर जया जेटली के घर जॉर्ज फर्नांडीज की पहल पर, यह रहस्योद्घाटन कर रहा हूं, मुलायम सिंह और अडवाणी की बैठक नहीं हुई होती और मुलायम सिंह अड़ नहीं गए होते कि सोनिया हमको मंजूर नहीं, इसलिए सोनिया जी नहीं बनी। सोनिया जी के बाद 272 होते, उनको कौन रोक सकता है? अरविंद जी, ये मैं चिढ़ नहीं समझ पा रहा हूं कि लोग कह रहे कि ऋषि सुनक की तारीफ क्यों हो रही भारत में, ऋषि सुनक के बनने पर भारत में खुशी क्यों हो रही है, इसलिए हमको तकलीफ है। अरे भाई क्यों तकलीफ है? मैं फिर कहूंगा, क्या नेहरू जी ने कहा, क्या चाणक्य लिख गए विदेशी मूल के विषय पर, मैं उस बहस में नहीं जाता। क्या सुषमा जी ने कहा सिर मुड़ाने पर? मैं तो कह रहा हूं मुलायम सिंह नहीं अड़ते, 272 सोनिया जी के पास होते, कोई माई का लाल उनको नहीं रोक सकता था। चाहे नेहरू जी कुछ लिख गए हो चाहे चाणक्य, वो बन जाती। अब फिर ले आए 272, फिर बन जाएंगी, क्या दिक्कत है? 272 तो लाने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि 272 को दूसरा जुटा के देगा। ये बात नहीं बोलो यार, बोले मेरे नाम पर कोई दूसरा फिल्म में एक्टिंग कर ले और क्रेडिट मुझे मिले, ऐसा थोड़ी ना होगा। सिनेमा में शामिल होना तो खुद ही एक्टिंग करनी होगी भैया। भारत का प्रधानमंत्री बनना 272 तो जुटाने होंगे ना, देसी हो विदेशी हो बात की बात है। ऋषि सुनक इसलिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है कि वहां सांसदों ने बहुमत से उसको चुना। यहां कैसी बात करते हैं लोग। कौशल कांत जी, अब पूरी बहस में एक स्वर समझ में आ गया कि मामला ऋषि सुनक का नहीं है। नाराजगी इस बात पर है कि भाई जो कथित भाजपाई लोग हैं वो ऋषि सुनक जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं। इस बात पर मुझे इंप्रेशन आया कि ज्यादा लड़ाई हो रही है कि भाई भाजपा की खुशी ठीक क्यों है, नहीं होनी चाहिए। और भाजपा खुश होगी तो हम उसको ये बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया। अब बताइए, ऋषि सुनक को पता भी नहीं होगा कि हमारे पीछे हमारे भाजपा और उसके विरोधी दलों में वो चल रहा है द्वंद्व। न ऋषि सुनक कांग्रेस के मेंबर है न भाजपा के। लेकिन मैं विपक्षी दल आपसे इसलिए नाराज हैं कि आप लोग ऋषि सुनक को वेलकम क्यों कर रहे हैं। एक बात और भी है, जो बात कौशल कांत जी ने कही कि भाई मैं तो कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं, किसी भी राज्य में और देश में कोई ऐसी पार्टी शासन नहीं कर सकती जो उस राज्य के मन के साथ नहीं चलेगी, और देश पर ऐसी पार्टी शासन नहीं कर सकती जो देश के मन के साथ नहीं चलेगी।
थरूर क्या कह रहे, चिदम्बरम क्या कह रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राई रत्ती भारत के वोट पर। क्योंकि ये लोग कभी भी कांग्रेस के भी पॉपुलर चेहरे नहीं रहे नेता ना, योग्य है, लेकिन कांग्रेस के मास लीडर नहीं कि ये भारत के मन को समझते हो। ये अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। नसीम खान साहब, एक प्रश्न खड़ा होता है, जो बात थरूर ने और चिदम्बरम साहब ने उठाई, ठीक, थरूर तो चलो तब भी नए, चिदम्बरम तो पुराने आदमी हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि जवाहरलाल जी एक छत्र नेता थे, एक टर्म अपना काट के किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना देते, सब जय जय करते, किसी ईसाई को बना देते, या इंदिरा जी रही 1.5 दशक एक छत्र नेता पार्टी और सरकार की, बना देते किसी को भी उठा के। नहीं, जियाउर रहमान अंसारी से कहती भाई अंसारी तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। तो आप थरूर को कम से कम ये मेहनत नहीं करनी पड़ती चिदम्बरम को ये ट्वीट लिखने की। नहीं, अगर यही रास्ता था तो कांग्रेस ने अब थोड़ा सा गाड़ी को घुमाने की कोशिश की है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, मैं चिदम्बरम को सही मानूं। नसीम खान कह रहे हैं कि हम मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक, हम तो लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं, अच्छी बात है। फिर चिदम्बरम क्या किसकी मांग कर रहे हैं और थरूर किसकी मांग कर रहे हैं? चर्चिल ने ब्रिटेन के ब्रिटिश संसद में ये उम्मीद जताई थी कि अगर इनको आज़ाद कर भी दिया तो भी ये लड़ भिड़ के रोते पीटते अपने सर के बाल लुचवा के आपस में हमारे पास आएंगे, कहेंगे हुजूर माई बाप दोबारा चलो, क्या? और समय का पहिया कैसे घूमा। चर्चिल के यहाँ तो दाने बिक गए, लंदन ब्रिटेन में तो है, 45 दिन में वो प्रधानमंत्री प्रस्थान कर गए। अब सुना का है। और जो बात राव साहब ने कही, छोटी बात है क्या दानिश साहब, कि जी 200 साल गुलामी करवाई, हिंदुस्तान पर शासन किया जिस देश ने, उस देश में इस देश के मूल का एक नौजवान प्रधानमंत्री होने जा रहा है, और उसमें फिर ये सवाल क्यों उठ रहे किंतु परंतु के कि जी ऐसा नहीं होता है जी, वैसा नहीं होता है जी। ये बहस खड़ी क्यों हुई? चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे शशि थरूर हो। अरविंद जी, एक आंकड़ा आया, दिवाली पर 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ भारत के शहरों में, 2.5 लाख करोड़ का, ठीक। और दानिश साहब बता रहे हैं कि चर्चिल की भविष्यवाणी जो सही होती वो सही हो गई, दाने दाने को मोहताज हो गया भारत। एक दुनिया के जो 10 बड़ी कंपनियां हैं उनमें आधी से ज्यादा को लीड कर रहे हैं भारत के लड़के। और दूसरी बात, दुनिया का बेहतरीन दिमाग भारत में और भारत से ही ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक, चाहे सिलिकॉन वैली हो या कोई देश हो। खास तौर पर तकनीक, संचार और चिकित्सा, इन 3 क्षेत्रों में भारत के ज्ञान का वर्चस्व। उसके बाद अगर ये कहा जा रहा है, आज किसी चर्चिल टाइप के चिंटू की हैसियत है क्या विश्व मंच पर कि भारत के लिए ऐसी भाषा बोल दे? नहीं ना, हम तो जो दृश्य देखते हैं वो बड़े सम्मान के दृश्य देखते हैं। फिर चर्चिल की ओर क्यों भाग रही आत्मा भारत के लोगों की? 1941 में, आजादी से 6 वर्ष पहले 1941 में हिंदुस्तान में करीब 1,40,000 अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल से मिला के और नीचे चिंटू तक सब जोड़ के, गुड्डू पप्पू टाइप के जो अंग्रेज होंगे उनको भी जोड़ के 1,41,000, 40,000, ठीक। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हैसियत रखने वाले भारतीय मालूम कितने हैं? 16 लाख से ज्यादा। क्या? उतना वहां झंडा गाड़े हैं। यहां छाती पीटो लेकिन वहां झंडा गड़ा है। यहां थरूर कुछ बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राव साहब में समझ नहीं पाया, एक बात आई कि भाई ऋषि सुनक, हालांकि सुनक इसलिए नहीं बने कि वो हिंदू मूल के हैं, सुनक इसलिए भी नहीं बने कि उनके दादाजी गुजरेवाला में थे, इसलिए इस कारण से तो कोई कुछ बनता नहीं।
इन कारणों से कोई चपरासी नहीं बनता कि आप इस मुस्लिम हो के हिंदू हो, इससे क्या मतलब। लेकिन भारत से जुड़ाव उस परिवार का और प्रैक्टिस कर मतलब नैष्ठिक हिंदू रिचुअल्स को आज भी करने वाला हिंदू, केवल नहीं मन में नहीं, क्रियान्वयन में, ये दो ही चीजें पर्याप्त थी हम सबके प्रसन्न होने के लिए। और खास तौर पर अगर ये ऑस्ट्रेलिया का बना होता प्रधानमंत्री तो शायद कम उल्लास होता। ब्रिटेन के साथ हमारा एक रिश्ता बड़ा कड़वा भी रहा है, उसमें भी राव साहब आप तो इतने पुराने व्यक्ति हैं, हमको जरा समझाइए ये चिदंबरम और थरूर टाइप ऑफ मेंटेलिटी है क्या? ये कीड़ा है, ये वायरस है दिमाग में, क्या है जो मतलब कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए समय समय पे आ जाता है कि जैसे कांग्रेस की लुटिया में 2-4 बूंद पानी आता है कोई न कोई उसको उलटने आ जाता है। अब वहां राहुल गांधी भारत जोड़ो कर रहे हैं और यहां भैया चिदंबरम और थरूर ने पूरे जनभावना के खिलाफ लठ दे दिया। अब थरूर हारे हैं चुनाव इसलिए लठ दे दिया, चाहे अलग अलग कैटेगरी हैं आपके यहां भी, एक में थरूर और चिदंबरम साहब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरा एक अपना और भी है जिसमें कुछ लोग हैं, फिर एक सबसे ऊपर अय्यर साहब की कैटेगरी है। क्या आपको नहीं लगता कि सब लोग मिलके समय समय पे अपना रोल डिसाइड करते हैं और अचानक से आगे आते हैं और कांग्रेस के जेब में जो कुछ चवन्नी अठन्नी उस समय तक आ पाई होती है उसको लेके गायब हो जाते हैं? कांग्रेस का जितना नुकसान कोई दूसरा नहीं कर सकता उतना नुकसान आपके ही नेता कर जाते हैं। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? क्योंकि वोट ये बता रहा है। अगर आप कहेंगे नहीं सहमत हूं अमिताभ जी, में कतई आपको कहना यही होगा, आप प्रवक्ता है, तो मैं आपको कहूंगा पिछले चुनाव देख लीजिए। 2-3 बातें मैं कहूंगा। इतिहास किसी की मर्जी से नहीं चलता, इतिहास के ठेंगे पे सब, क्या सपा, क्या बसपा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सब ठीक। नसीम खान जैसे नौजवान लोगों को ये जानना चाहिए कि भाजपा तो आ जाई, ठीक। 1993 में जा गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव के बाद कांग्रेस बहुमत में आई, दिग्विजय बाबू चीफ मिनिस्टर बने। एक भी मुसलमान नहीं जीता कांग्रेस की टिकट पर या किसी की टिकट पर। क्यों नहीं जीत पाया? एक, क्यों नहीं जितवाया? उसकी जिम्मेदारी भी अटल बिहारी वाजपेयी की होगी क्या? एक। दूसरी बात और कह दूं, शायद मैंने कभी राव साहब से उसका जिक्र किया हो किसी चर्चा में। एक दौर ऐसा आया कि मुलायम सिंह 2 जगह से जीत गए, मुलायम सिंह जी, आजमगढ़ और मैनपुरी, और कोई मुस्लिम जीत के लोकसभा नहीं पहुंचा। मैंने एक सलाह दी भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक तत्वों को, मैं नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि अब ठीक नहीं, अब परिस्थितियां बदल गई। मैंने कहा कि जो जगह छोड़े नेताजी उसमें किसी मुसलमान को लड़ा दीजिए, जितवा दीजिए, कम से कम संसद में रहे तो यूपी से कोई मुसलमान। वहां से मालूम कौन लड़ा? गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक, कौन लड़ा था? जो लड़ा था मुसलमान नहीं था। उसकी जिम्मेदारी कौशलकांत की होगी क्या? ये आपकी पार्टी के भी टिकट बांट देंगे क्या? नहीं ना, इनके में नहीं जीते, चलो इनने नहीं दिए, मान लिया। आपने क्या किया? ये तो सवाल पूछेगा इतिहास। और आपने अभी खुद माना, आपने और दानिश भाई ने, कि 5-6 साल में भाजपा ने सब गड़बड़ किया। 1993 तो 5-6 साल से बहुत पहले की घटना है। क्यों नहीं जीता कोई? इसलिए ये बातें ध्यान रखिए, इतिहास में सबके चेहरे साफ दिखते हैं। 1970 में राजनीति दूसरे ढंग की थी, तब भारत शिक्षित नहीं था, बहुत बड़ा वर्ग। आज ये लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल और व्हाट्सएप ने 10 खराबी की, लेकिन अब ये कहते हैं जानकारी बहुत बढ़ गई, गांव तक आदमी सब जान रहा है। इसलिए अब लफाजी का धीरे धीरे उसकी जगह ज्ञान बढ़ाने का, सब जो भी नौजवान लोग हैं सिलसिला शुरू कर दो पढ़ने लिखने का। राजेंद्र सच्चर साहब से मैं मिला एक कार्यक्रम में, मैं भी था
भाषण देने वालों में सच्चर साहब भी थे, तो मैंने उनको अपना परिचय दिया। उनकी रिपोर्ट तब आ चुकी थी पार्लियामेंट में। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भी बंगाल, बिहार और असम, इनमें सबसे ज्यादा अनार्की स्थिति है मुसलमानों की। बात समझ में आ गई। मैंने एक मंच पर यह प्रश्न रखा कि तब तक भारतीय जनता पार्टी खुद या गठबंधन किसी भी रूप में बिहार में सत्ता को चिमटे से भी नहीं छू पाई थी, लग्घी से भी नहीं छू पाई थी। ठीक, अच्छा बुरा जो शासन चल रहा था, गैर जनसंघी चल रहा था, गैर भाजपाई, जो भी जैसा चल रहा। असम में भी नहीं आए थे, तो अभी आए असम में। ठीक, तब तक जब तक सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मुसलमानों की दुर्गति, और बंगाल में तो आज तक नहीं आए। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों का सबसे ज्यादा बुरा हाल बंगाल में है, और बंगाल में देश के सबसे ज्यादा तथाकथित सेकुलर शासक रहे। उनसे ज्यादा तो सेकुलर का सर्टिफिकेट किसी ने लिए नहीं अपने लिए, उनने तो खुद ही जारी कर दिया सर्टिफिकेट, लेफ्ट वालों ने। और लेफ्ट से बचे सिद्धार्थ शंकर रे और विधान बाबू राव साहब, तो जानते ही, विधान चंद्र राय जैसा आदमी, वीसी राय, यानी कांग्रेस और लेफ्ट, कांग्रेस और लेफ्ट। तो वहां के मुसलमानों को तो कम से कम मेवा मलारी खाने लायक बना देते। वहां क्या किया? इसलिए तथ्य को पवित्र रखिए। देश में सड़क बनती है, स्कूल बनता है, एयरपोर्ट बनता है, बस अड्डा बनता है, कोई ट्रेन चलती है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लाभ देती है। इस तरह की बातें बंद करिए, विभाजनकारी बातें ज्यादा ठीक नहीं। हर वक्त चुनाव के मोड में रहेंगे क्या? और फिर मूल बात क्या थी? ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, ये खबर आई। चिदंबरम साहब को नींद से जागने की जरूरत क्या थी? नींद में थे, है, खड़मास चल रहा है, सोते रहते। अभी देव तो देव जागे नहीं, ये देव जागे नहीं तो ये क्यों जाग गए? देव अभी जागे नहीं, थरूर साहब जाग गए। हमको मालूम है कि वो खड़गे जी के कारण गुस्सा है थरूर, लेकिन ऐसा क्यों बोलो कि अपनी मात्र संस्था को ही नुकसान पहुंचा रहे हो? नसीम खान मेरी बात से टीवी पे सहमत नहीं होंगे, लेकिन दिल से कहेंगे कि भैया ने ठीक कहा। ये सब लोग कांग्रेस की टंकी में नीचे से छेद कर जाते हैं, ऊपर से आप पानी भरते भी हो, राहुल गांधी यात्रा करें भी तो नीचे से वो निकल जाता है। गांव तक का आदमी पूछ रहा, एक उसमें इंडियननेस की प्राइड आई सुनक के मामले से। व्हाट्सएप ने पहुंचा दिया कि सुनक कौन है। एक इटावा की व्यक्ति का फोन आया, बोले भैया ये कांग्रेसी इसे क्यों भला बुरा कह रहे? क्या बताओ, उसने तो अंग्रेजों के ऊपर जाग झंडा गाड़ दिया। उसके शब्द में कह रहा हूं, क्या एक आत्मसम्मान की फील है भारत में? चिदंबरम को क्या पता? ये नहीं पता उनको कि जलियांवाला कांड इस देश ने देखा होगा। लाखों लोग शहादत दे दिए, 57 से लेकर 47 तक। हजारों लोग फांसी पर चढ़ गए, इन्हीं गोरों ने चढ़ा दिया। इन्हीं गोरों ने भारतीयों की खाल हंटर से उधेड़ दी, मार मार कर। याद नहीं हमको क्या? हमको प्रसन्नता है उस देश की सबसे बड़ी समृद्ध और सक्षम कुर्सी पर ऋषि सुनक बैठे। हम ऋषि सुनक से यह भी अपेक्षा नहीं करते कि वो अपने देश के राजनीति को छोड़कर हमारे लिए रसमलाई भेजेंगे, नहीं, वो अपना देश देखें। हम इतनी घटना से खुश हैं कि ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं। समय का चक्र घूमा। उस वक्त तो जो भगत सिंह और बाकी लोग कर सकते थे, डलहौजी और जलियांवाले बाग के बाद सैंडर्स का वध कर दिया, लेकिन तब भी पूरा न्याय नहीं हुआ था। पुराने अंग्रेजों से आज अगर कोई जाके वहां होता, नसीम भाई सच्ची कह रहा हूं, अब पूछता कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो आंखों से रोते, आंसुओं से रोते, कहते ये दिन आ गए, बताओ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्या चमड़ी का बहुत फर्क है, मानो नहीं मानो। सारी लड़ाई क्या थी? वो यही तो कहते थे कि ये डॉग है, इंडियंस ब्लैक डॉग है, यही तो कहते थे अंग्रेज।
हमने मान लिया हम काले थे, कुत्ते थे। आज आपका राजा है वो आदमी जिसको हम गर्व से कहते हैं हम उसके पुरखे इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में रहे। मैं देख रहा हूं कांग्रेस के कुछ नेता उनके परिवार का बायोडेटा लिए घूम रहे हैं। आप ऋषि सुनक के खिलाफ क्यों खड़े होना चाहते हैं? आपको जो 10-5 हजार वोट मिल रहा वो भी गंवाना चाहते हो? आपको डॉक्टर ने बताया आप ऋषि सुनक के खिलाफ खड़े हो, उसे लाभ मुझे बता दो कि भाई साहब ये लाभ है। आप यही गलती करते हो और इस गलती की कोई दवा नहीं मित्र। मेरे जैसा हितैषी कांग्रेस का कोई नहीं मिलेगा, सच्ची बात ये। कई बार भाजपाई लोग मुझसे कहते कि आप ऐसी बातें मत बताया करो मंच से, लेकिन मैं चाहता हूं विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन आप लोग सुधरना ही नहीं चाहते। ऋषि सुनक के खिलाफ खड़े हो गए झंडा लेके, छोटा आदमी नहीं। अरे पिलखुआ का कोई नेता खड़ा हो जाता, चलो दाएं बाएं कर देते। चिदंबरम साहब को कैसे माइनस कर देगा कोई? थरूर साहब को कैसे माइनस कर देगा? दुनिया भर की सारी भाषाएं उनको आती। प्रियदर्शन है, सुदर्शन है। और एक बात कहूं नसीम भाई, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री नहीं रहे तो एक बार हम उनसे मिले, तो उन्होंने भाजपा के उत्कर्ष पर चर्चा हुई। तब तक भाजपा उठान पर आ गई थी। तो उन्होंने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है, हम कांग्रेस से कहते हैं भाजपा से लड़ो, वो राम से लड़ने लगती है। क्या? वहीं से भाजपा को लाभ शुरू हो जाता है, फिर भाजपा कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। वो बस इतना ही बताती रहती घूम घूम के कि देखो ये राम के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या? बाकी बोली जनता अपने आप कर देती इंतजाम। ये ऋषि सुनक के मसले पर मैं तो हैरान। दिवाली मनाओ यार, आपको किसने कहा कि आप ऋषि सुनक पर प्रवचन करो कि क्या भारत ब्रिटेन से कुछ सीखेगा? अब ये दिन आ गए सर, ब्रिटेन से भी सीखेंगे। हम इतने कमजोर नहीं अब। और नसीम भाई एक बात कहूं, मैं तो लोक जीवन का आदमी हूं, मैं विदेश कभी गया भी नहीं। इस देश में ले ओवैसी साहब आ गए, अब वो कह रहे कि मेरे जिंदगी के बाद हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। ये बात आज ही क्या? अरे भाई जिसके पास 272 हो वो हिजाब पहने चाहे ना पहने, उसको प्रधानमंत्री बनने से कौन भाई के लाल रोक लेगा? लेकिन हिजाब से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये बात ओवैसी को समझ लेनी चाहिए। एक हिजाब पहनो चाहे 12 हिजाब पहन के निकलो, हिजाब से प्रधानमंत्री बनोगे क्या? तमाशा किए हो? हम कह रहे पूरी दुकान भर के हिजाब किसी एक को पहना दो तो प्रधानमंत्री हो जाएगा क्या? नहीं, 272 सांसदों का समर्थन ले आइए, हिजाब पहनिए नहीं पहनिए उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत के लोकमन और आत्मसम्मान के खिलाफ ये बातें क्यों होती हैं? ऋषि सुनक को यहां चुनाव लड़ना है? नहीं। आप ब्रिटेन को महान घोषित किए दे रहे हो इस खुन्नस में कि भाजपा से निपटना है। आतताई थे मुगल और अंग्रेज, इनके लिए जो भी समर्थन का स्वर रखेगा मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं मानता हूं वो भारत के मन के साथ नहीं है। भारत के मन में ना मुगल कभी उतर सकते हैं सही, ना अंग्रेज उतर सकते हैं। हमारी बाबा की पीढ़ी ने वो दर्द देखा था। राव साहब ने गांधी जी को देखा है, गांधी जी के पांव छुए हैं, और इनके पिताजी की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है इनके परिवार की। इनसे पूछिए कि अंग्रेजों के बारे में इनकी धारणा क्या है। वो भारत की धारणा है, पांव की जूती बना समझते थे हिंदुस्तान को। और आखिरी बात कह के बंद कर दूंगा नसीम भाई, इस बात से शायद आप दिल से जरूर सहमत होंगे। गांव में जमींदार साहब के जमींदारी के जमाने में हो सकता है हमारे पुरखों को जमींदार साहब ने मारा पीटा हो, अपमानित करते हो, लेकिन फिर पता लगता है अचानक से हमारी पीढ़ी में कोई लड़का आईएएस हो गया क्या, और जमींदारी तब तक हो गई खत्म है। जमींदार साहब आ गए स्कूटर पे क्या, और लड़का हो गया आईएएस क्या, तो जमींदार फिर उसका हुक्का भरते हैं ना, ऐसा हमने सबने देखा। अब स्थिति वही हो रही है ब्रिटेन के साथ। रहे थे आप जमींदार,
अब नहीं ना, वो वक्त बीत गया। क्या अब बराबरी पर बैठेंगे? मिलोट थोड़ी ना हो सकते अब आप। बराबरी पर बात करिए। और ये ध्यान रखिए भारत से बात करने से पहले कि आपके यहां प्रधानमंत्री कौन है। और इस शर्त के साथ मैं कह रहा हूं कि भारत राजनयिक स्तर पर इतना सक्षम है और इतना समझदार देश है कि वो जानता है कि कोई भी व्यक्ति, और 3 पीढ़ी से सुनक वहां है, हम ऐसी कोई अपेक्षा नहीं पालते, मूर्खता का प्रलाप नहीं करते कि सुनक वहां से डॉलर लाके हमको दे दे। ना ना, अपना घर चलाओ। हम इतने से खुश हैं कि तुम्हारे शिराओं में जो रक्त है, जो डीएनए है, वो भारत की मिट्टी का है, बरखुरदार भारत की मिट्टी का। धन्यवाद।